उमूमन बेबी के डिलीवर होने के बाद, प्रेगनेंसी के बाद, ये ख़वातीन जो है वो सोचती हैं, उनके दिमाग में चल रहा होता है, बाज़ ख़वातीन, सारी नहीं, कि अभी सारी अटेंशन जो है वो मेरी तरफ थी, लोगों की, मेरे घर वालों की। और जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ है तो ये अटेंशन मुझसे थोड़ा सा हट कर बेबी की तरफ चली जाएगी। ये थॉट भी हो सकता है या कोई और थॉट भी हो सकता है। खैर, थॉट कोई भी हो, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि प्रेग्नेंट लेडी जो कि रही होती है, यानी कि जिसने नया बेबी डिलीवर किया होता है, उसके साथ बहुत कॉमन हो सकती हैं। और मेरे ख्याल से ना सिर्फ साइकेट्रिस्ट बल्कि तमाम डॉक्टर्स को भी थोड़े बहुत नो होनी चाहिए। और डॉक्टर्स के अलावा भी जो लोग डॉक्टर्स नहीं हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कंडीशन क्या है, और इसको क्या कहते हैं, और इसको किस तरीके से उन्हें डील करना है। क्योंकि ज़ाहिर है, सबको कभी ना कभी ये चीज़ें उनके सामने, उनके ख़ानदान में और या फैमिली में देखने को मिल सकती हैं। तो कुछ डिफरेंसेस हैं, समझने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, तीन कंडीशंस हमारे पास बहुत कॉमन होती हैं प्रेगनेंसी यानी कि डिलीवरी के बाद। सबसे पहली, जो मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली कंडीशन है जो कि मिल सकती है, वो है पोस्टपार्टम ब्लूज़। और पोस्टपार्टम ब्लूज़ में बेसिकली कॉमन इतनी है कि 40 से लेके 80%, यानी जो माएँ बेबी डिलीवर करती हैं, 40 से 80% तक उनमें कॉमन हमें देखने को मिली है। सो सबसे ज़्यादा कॉमन ये है। और पोस्टपार्टम ब्लूज़ में होता बेसिकली ये है कि सबसे पहले तो ये, जैसे बेबी डिलीवर हुआ और विद इन 2 to 3 डेज ये सिम्टम्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये इसको पहचानने का सबसे पहला आपने जो तरीका है वो ये जहन में रखना है कि विद इन 2 to 3 डेज, यानी कि बेबी डिलीवर होने के 2 से 3 दिन के अंदर आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। और ये पोस्टमार्टम ब्लूज वाले सिम्टम्स ज़्यादा नहीं चलते, अमूमन देखा यही गया है कि विद इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये सिम्टम ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर 2 हफ्ते के अंदर अंदर सिम्टम ख़त्म हो जाते हैं और 2 से 3 दिन के बाद शुरू हो जाते हैं, तो आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं कि पोस्टमार्टम ब्लूज़ हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पोस्टमार्टम ब्लूज़ को किस तरह से आपने डायग्नोस करना है, समझना किस तरह से है। अगर कोई आपके साथ ये चीज़ हो रही है या फिर आपके किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ या पेशेंट के साथ ये हो रहा है, तो किस तरह डायग्नोस करेंगे। तो पोस्टमार्टम ब्लूज़ में कॉमन क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए सिम्टम्स भी बहुत हल्के फुल्के होते हैं। हल्के फुल्का डिप्रेशन हो सकता है, यानी हल्की फुल्की उदासी हो सकती है, हल्की फुल्की मायूसी हो सकती है। बाज़ औरतों को जैसे रोना आना शुरू हो जाता है, बिला वजह में आंसू निकल रहे होते हैं, जिसे हम टीयरफुलनेस कहते हैं। या थोड़ी थोड़ी बात पे चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, हल्की फुल्की बात उन्हें बुरी लग जाती है, फिर उस पर वो रिएक्ट करती हैं। तो उमूमन लोग समझते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई, इतने आराम से यानी कि इस तरह बिहेवियर में चेंज कैसे आ गया, ये तो बिल्कुल भी लड़की ऐसी नहीं थी। तो ये हल्का फुल्का बिहेवियर में चेंज, टीयरफुलनेस, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन और हल्की फुल्की उदासी, मायूसी अगर हो, तो वो पोस्टमार्टम ब्लूज़ के अंदर आता है। तो बेसिकली आपको समझना ये है कि अगर ये पोस्टमार्टम ब्लूज वाले सिम्टम्स किसी लेडी के साथ हो रहे हैं, तो उसमें आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ रीअश्योरेंस। आप सपोर्ट करें उसको, रीअश्योर करें फैमिली को और उस लेडी को भी कि कोई बात नहीं है परेशानी वाली, इस तरह 40 से 80% लोगों के साथ, लड़कियों के साथ इस तरह हो जाता है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ आपने मॉनिटर करना होता है कि ये पोस्टमार्टम ब्लूज कोई आगे चल के कोई सिग्निफिकेंट साइकेट्रिक बीमारी के अंदर कन्वर्ट तो नहीं हो रही, पोस्टमार्टम डिप्रेशन या पोस्टमार्टम साइकोसिस में कन्वर्ट तो नहीं हो रही। तो सिर्फ इसमें आपने करना यह है कि रीअश्योर करना है फैमिली को, पेशेंट को, और उसको साथ साथ मॉनिटर भी करना है कि कुछ चेंजेस तो इसमें नहीं आती। डेट्स ऑल। पोस्टमार्टम ब्लूज वेरी कॉमन सिम्टम्स आपको इन्हें बता दिए। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी करते जाऊंगा। फॉर एग्जांपल, पोस्टमार्टम डिप्रेशन की अब बात कर लें, आपने ये लफ्ज़ यकीनन बहुत ज़्यादा सुना होगा। अच्छा, पोस्टमार्टम ब्लूज़ को हम मैटरनल ब्लूज़ भी कहते हैं। तो दोनों अल्फाज जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पोस्टमार्टम डिप्रेशन में 8 to 15%, स्लाइटली लेस कॉमन देन पोस्टमार्टम ब्लूज। 8 से 15% लड़कियों में देखने को मिल सकता है। और ये विद इन यूजली जो है वो 4 हफ्तों के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डिलीवरी के बाद 4 वीक्स के अंदर अंदर आपको ये सिम्टम्स पोस्टमार्टम डिप्रेशन के नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर 4 हफ्ते से ज़्यादा अगर कोई सिम्टम है, तो फिर आपको दूसरी डायग्नोसिस बना सकते हैं आप उसकी, क्योंकि पोस्टमार्टम डिप्रेशन यूजली विद इन 4 वीक्स में अपने आप को जाहिर कर देता है। अब पोस्टमार्टम डिप्रेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि इट मीट्स द क्राइटेरिया फॉर एमडीडी। एमडीडी कहते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को। तो यूजुअली जो डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, मसलन नींद का नहीं आना या नींद का बहुत ज़्यादा आना, बहुत ज़्यादा उदासी होना, बहुत ज़्यादा मायूसी होना, किसी बात में फोकस वो नहीं कर पा रहा, किसी काम में दिल जो है वो नहीं लग रहा पेशेंट का, और बिल्कुल थकावट सी महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा। इवन कभी कभी सुसाइडल आइडिएशन, यानी कि खुदकुशी के ख्यालात, अपने आप को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात भी आ सकते हैं इसमें।
तो ये सारे डिप्रेशन जो होता है उमूमन लोगों को, उसी तरह का बिल्कुल ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। तो अगर ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन अगर किसी को है तो फिर हमें या तो एंटी डिप्रेसेंट की तरफ जाना पड़ेगा जो डिप्रेशन का इलाज होता है, या फिर हमें साइकोथेरेपी यानी कि काउंसलिंग सेशंस की तरफ जाना पड़ेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन पोस्टपार्टम ब्लूज एंड डिप्रेशन। अगर पोस्टपार्टम ब्लूज हैं तो जस्ट रीएश्योरेंस से मॉनिटरिंग से काम हो जाएगा, लेकिन अगर वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया है या डिप्रेशन ही है तो फिर एंटी डिप्रेशन या साइकोथेरेपी करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस की, तो इट इज़ वेरी लेस कॉमन, 0.1 to 0.2%, यानी कि अगर 1,000 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से एक या दो को 1,000 में से हो सकता है। फ्रीक्वेंसी इसकी वेरिएबल है, ऑनसेट इसका वेरिएबल है, उम्मन 2 से 3 दिन के अंदर भी देखा गया है कि जो है वो हो जाता है। जो माएँ डिलीवर करती हैं 2 से 3 दिन के अंदर भी हो सकता है, और 1 to 2 वीक्स भी लग सकते हैं। वेरिएबल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वेरिएबल है कि 1 2 से 3 दिन के अंदर भी अपीयर हो सकता है और 1 से 2 हफ्ते भी इसको लग सकते हैं सिम्टम्स आने में। अब ये किस तरह आपको पता चलेगा कि ये पोस्टपार्टम साइकोसिस है, डिप्रेशन नहीं है, ब्लूज नहीं है? इसमें क्लियर कट डिल्यूजन्स होंगे, जैसे आम जबान में हम वहम कहते हैं, वसाविस कहते हैं, वसवसे कहते हैं। डिल्यूजन्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल उसे ऐसा ऐसी बात पे यकीन होगा जो एक्चुअली नहीं है। लाइक इसमें ये भी हो सकता है कि उसके जहन में ये ख्याल आए कि मेरा बच्चा जो पैदा हुआ है ये कोई डिफेक्ट लेकर पैदा हुआ है, कोई नुक्स लेकर पैदा हुआ है, कोई बहुत मुल्हिक बीमारी लेकर पैदा हुआ है। अब इसका दुनिया में होना तकलीफ का जरिया है हमारे लिए भी, इसके लिए भी, तो मैं इसको मार देती हूँ। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है इसको, ये इस तरह डिल्यूजन्स हो सकते हैं। या फिर डिल्यूजन्स उसको ये भी हो सकते हैं कि मेरे जो घर वाले हैं वो मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं, मेरे बच्चे के अगेंस्ट हैं, मेरे अगेंस्ट हैं, और वो घर वालों से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दे। ये भी डिल्यूजन है। हेलुसिनेशंस अक्सर लोगों को पता होगा, जैसे कानों में आवाज़ें आना, तो उसको ये भी इस तरह कानों में आवाज़ आ सकती है कि भी तुम अपने बच्चे को मार दो। तो पोस्टपार्टम साइकोसिस वाली माएँ कभी कभी बहुत डेंजरस भी हो सकती हैं, अपने लिए भी, अपने अपने आप के लिए भी, यानी अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं और साथ साथ अपने बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। और ये बहुत केसेस हमें देखने को मिलते हैं कि पैदा हुए बच्चे को कुछ नुकसान पहुंचा दिया, तकिए के नीचे उसका मुंह जो है वो रख के उसको दबाने की कोशिश की। तो ये हेलुसिनेशन, उस कानों में आवाज़ें आना जो एक्चुअली मौजूद नहीं है, ये भी हो सकता है। थॉट डिसऑर्गेनाइजेशन, उसके ख्यालात बिल्कुल मुंतशिर हो जाएंगे। उसको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे दिमाग में कोई ख्यालात डाल रहा है, उसको ऐसा लगेगा मेरे मेरे ख्यालात जो है वो बगैर बताए किसी को पता चल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थॉट डिसऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं। बिजार बिहेवियर, और उस तमाम सिम्टम्स की वजह से उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अजीब हो जाएगा, जिस तरह यूजुअली उसका बिहेवियर नहीं था। ठीक है, तो इस तरह के सिम्टम्स तो आसानी से डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं कि ये पोस्टपार्टम साइकोसिस है, डिप्रेशन नहीं है। फिर उसमें घर वालों को बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हाइपर विजिलेंट होना पड़ता है, चौकन्ना रहना पड़ता है कि भाई अगर ये सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बच्चे की जान को भी खतरा है और माँ को भी अपने आप से खतरा है। तो फिर उसमें एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उमूमन लोग क्या करते हैं कि ऐसी सूरत हाल होती है तो लोग आमिलीन के पास चले जाते हैं, जो इल्म वगैरह करते हैं, या जादूगरों के पास चले जाते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती। तो ऐसी सूरत में उन लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये भी एक बीमारी है, कोई रूहानी मामला नहीं है जो लोग अमूमन समझ रहे होते हैं, तो इसे डॉक्टर के पास ही लेके जाना चाहिए। इसीलिए हॉस्पिटलाइज करना बाज़ों का ज़रूरी हो जाता है। कि भाई ऐसे सिम्टम्स हैं तो ये तो ख़तरा है पेशेंट की जान को, बच्चे की जान को, फिर हॉस्पिटलाइज यानी कि एडमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और इसी तरह दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है, डिपेंड्स के मूड चेंजेस क्या हैं और क्या सिम्टम्स हैं, तो फिर एंटी डिप्रेसेंट और एंटी साइकोटिक्स की ज़रूरत भी पड़ सकती है।